railway and SSC only. Chalo, Komal, what's your aim? SSC to clear the exam of SSC CGL. SSC CGL. Yes. का full form क्या होता है? What is CGL? I don't know, sir. ओके, चलिए कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो शुरुआत से लेके आखिरी तक हम बात करेंगे। चलते हैं अभी पूर्वा के पास। पूर्वा माइक अनम्यूट कीजिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूर्वा, आवाज आ रही है आप तक? हर्षदा? यस सर। नेपोलियन के साथ हमने तुलना गुप्त वंश के एक शासक का किया था। उस शासक का नाम और उस शासक के द्वारा लिया गया टाइटल, दोनों का आंसर मेरे को दीजिए। गुप्त वंश में एक शासक की तुलना उसके समुद्री सेना के स्ट्रांगनेस के कारण हमने नेपोलियन के साथ की थी। उस गुप्त वंश के शासक और उस शासक के द्वारा लिया गया टाइटल, दोनों बताइए। चित्रगुप्त। नो आइडिया। ये गुप्त वंश सुना लाग्यो या नया लाग्यो या अजूबा लाग्यो, क्या लाग्यो? सुना है। सुना है ना? लास्ट क्लास थी आप, उसके बावजूद ये कंडीशन आपने 1 घंटे भी देखा नहीं इस 7 दिनों के अंतराल पे, गैप पे देखा। फिर मैडम इतनी बड़ी बात मैंने 100 बार अंडरलाइन करवाया था इस फैक्ट को कि समुद्रगुप्त वो शासक था जो कविराज की उपाधि लिया था, कविता का प्रेमी था, वायलिन बजाते हुए इसके जितने भी सिक्के इसने इंट्रोड्यूस किए उस पर अंकन है। बहुत जबरदस्त इसकी सेना थी, इस कारण से इसकी तुलना हमने आपके नेपोलियन के साथ की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी एग्जामिनेशन, याद रहेगा नेक्स्ट क्लास? यस। चलते हैं गिरीश पाटिल के पास। गिरीश, किधर सो गए? चलो अक्षता। यस, मेरे को ये बताइए उस शासक उप गुप्त वंश के शासक का नाम बताइए जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। कुमार क्या नाम था? ग्रेट, ऐसा आंसर आना चाहिए। मैंने क्वेश्चन खत्म किया और आपके पास आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड अक्षता, कीप इट अप। ओके, चलो मंदार। हाँ सर। पूछूं या ना पूछूं, क्या इच्छा है आपकी? लास्ट लेक्चर नहीं था तो उसके पहले का पूछूं। अच्छा, उससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने? इम्पोर्टेंट बुक्स था एंड चलो, मिताक्षर किसकी बुक है? अगर तुमने बता दिया तो आने वाले 7 दिनों तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तो मेरी 7 दिनों के बाद होगी, है कि नहीं? मिताक्षर जैसी बड़ी बुक किसने लिखा? मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्ता। गीत गोविंद मुद्रा राक्षस विशाख दत्ता। चलो, एक तो याद है तुमको, चलेगा। कम से कम 30% भी अगर 10 दिनों में याद हो जाता है तो अच्छी बात है। वेरी गुड, है ना? चलें, शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। बोर्ड पे हम आते हैं। ये जो वीडियो है ये आपका ऑफ हो जाएगा, अभी बोर्ड के वीडियो आपके दिखेंगे आपको। हमने आपके एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करने के लिए आखिरी वंश गुप्त डायनेस्टी को हमने देखा था। तमाम वैसी बड़ी और वैसी छोटी बात आपके साथ हमने शेयर की है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज संभवतः हम आपके प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ते हुए आगे के पहलू बढ़ेंगे। सो दिस इज ए न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज मिडाइवल हिस्ट्री। नए और पुराने स्टूडेंट सुने, आपकी जो भी एग्जामिनेशन है जिसमें जनरल स्टडी क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बेसिकली हिस्ट्री हम 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। एक मॉडर्न हिस्ट्री है जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1857 के सिपाही रिवॉल्ट मेरठ से शुरुआत होके जब तक हमने आजादी 1947 तक नहीं पाई, जब तक हम 15 अगस्त तक नहीं पहुंचे थे, तमाम वो इतिहास आपके मॉडर्न इतिहास के अंदर लिखी हुई है, जिसकी बातें आपके साथ हमने कल ली है
है ना। शुरुआत में जब हमारी क्लासेस चली थी तो उसमें हमने पहले मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त किया। अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है तो आने वाले रोटेशन साइकिल में हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। रिसेंट जो हमने हिस्ट्री कवर किया है वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री थी, जिसकी शुरुआत हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने 2350 से लेके 1750 तक की इतिहास आपके साथ पढ़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर वैदिक, फिर आपके पास हमने बौद्ध धर्म की बात पढ़ी, हमने जैन धर्म की बात पढ़ी, हमने महाजनपद की बात पढ़ी, हमने प्री मौर्य की बात पढ़ी, हमने पोस्ट मौर्य की बात पढ़ी, बीच में हमने मौर्य जैसे बड़े वंशों की बात पढ़ी है, और फिर हम आखिरी क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री के आखिरी पार्ट गुप्त डायनेस्टी के ऊपर आके हम खड़े हो गए थे। आज हम आपके इस 3 हिस्ट्री में से तीसरी हिस्ट्री की बात करेंगे, जो बेसिकली मॉडर्न और आपके एंशिएंट हिस्ट्री के बीच की कड़ी है, दैट इज मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। सिर्फ अभी सुनते रहे मैं क्या बोल रहा हूं, जब बोलूंगा या फिर जब बोर्ड पे लिखूंगा तभी आप लिखेंगे। जब मैं पूरी बात पूरी तरह आपको समझा दूं उसके बाद ही मेरे से आप क्वेश्चन पूछेंगे। मध्यकालीन भारत जो मॉडर्न हिस्ट्री है जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं, वो बेसिकली 2 पार्ट में हम देखेंगे। एक को हम बोलते हैं प्री मिडाइवल और दूसरे को हम बोलते हैं पोस्ट मिडाइवल। प्री मिडाइवल में बेसिकली 1200 एडी से पहले की घटना हम देखते हैं, और पोस्ट मिडाइवल में हम बेसिकली 1200 ईस्वी के बाद की घटना हम देखते हैं। तो आज की जो हमारी बेसिकली फोकस क्लास है वो आपके 1200 के बाद वाली क्लास है, जिसमें पोस्ट मिडाइवल की हम बात करते हैं। फिर भी कोशिश मैं करूंगा कि इस पोस्ट मिडाइवल के आने से पहले जो इंपॉर्टेंट हमारे ऊपर किसी का भी अटैक हुआ हो, उन 5 अटैक को आपके साथ शेयर करते हुए फिर हम दिल्ली साम्राज्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप किसी का माइक ऑन है, उसको आप कीजिए। पहले माइक ऑन है किसी का? यस। हमारे ऊपर मध्यकालीन भारत में हमारे ऊपर 3 अटैक हुए। ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। डोंट वरी कि सर ने क्या बोला वो लिखे नहीं, सब चीज लिखाऊंगा। इस मध्यकालीन भारत में 1200 ईस्वी से पहले हमारे ऊपर 3 बड़े अटैक हुए हैं। एक मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। उसके बाद जो अटैक हुआ वो आपके महमूद गजनवी का हुआ, और उसके बाद मोहम्मद गौरी। ये 3 बड़े अटैक हमारे ऊपर दिल्ली साम्राज्य के एस्टैब्लिशमेंट से पहले हुए हैं। इसमें जो पहला नाम मैंने बताया है मोहम्मद बिन कासिम का, उसने एक बार भारत पे आक्रमण बेसिकली 712 ईस्वी में किए थे। 712। किसका माइक ऑन है? दादा माइक ऑन मत रखो, मेरा कंसंट्रेशन टूटता है। क्या बोलता हूं भूल जाता हूं ना। क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला कि 3 अटैक हुए हैं, रिस्पेक्टिवली हुए हैं। पहला मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, उसके बाद महमूद गजनवी का हुआ, उसके बाद मोहम्मद गौरी का हुआ। इसमें जो पहला नाम बताया मैंने मोहम्मद बिन कासिम का, उसने एक बार भारत पर अटैक किए। दूसरा मोहम्मद गजनवी का जो अटैक है 17 बार उसने भारत पर अटैक किए, 17 टाइम्स उसने भारत पर अटैक किए हैं। और मोहम्मद गौरी जो दिल्ली साम्राज्य से बनने से पहले अटैक किया, उसने 5 बार भारत पर अटैक किए हैं। क्या बताया मैंने बताया 3 शासकों का नाम, 3 वैसे अटैकों का नाम, अटैक करने वाले व्यक्ति का नाम जिसने भारत में दिल्ली साम्राज्य की स्थापना के पहले अटैक किए हैं। पहला मोहम्मद बिन कासिम था, 712 ईस्वी में उसने अटैक किए। दूसरा महमूद गजनवी था, जिसने 1001 ईस्वी से लेके 1027 1001 से लेके 1027 के बीच में 17 बार भारत पर अटैक किए, 17 टाइम्स। उसका कारण सिर्फ एक था, जितने भी आभूषण थे, जो गोल्ड ज्वेलरी आप कहते हैं, उसको वो लूटता था और फिर वो तुर्क भाग जाता था। इस 1001 से लेके 1027 के बीच में जो 17 टाइम्स महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, उसमें सबसे बड़ा आक्रमण, फिर से बोल रहा हूं, एसएससी सीजीएल वाले ध्यान से सुने, महमूद गजनवी 17 टाइम्स अटैक। कहते हैं ना कि बार बार पहाड़ पे चढ़ता है, बार बार पहाड़ से फिसल जाता है, तो ये हमें महमूद गजनवी से ही सीखना है। एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार सफलता नहीं मिली, फिर भी वो लगा रहा, और 1001 से लेके 1027 के बीच में जो उसने 17 अटैक किए, उसमें सबसे बड़ा अटैक
1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे किया गया, जहां से इस महमूद गजनवी ने 28,000 किलो, सिर्फ सोने की बात मैं कर रहा हूं, चांदी को छोड़ दें, कितने किलो चांदी थे उसको छोड़ दें, 28,000 किलो सोना वो लूट के भारत से ले गया था। और ये क्वेश्चन संभवतः एसएससी सीजीएल का कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ जिसमें चाहे तो ये मोहम्मद गजनवी के 1025 के अटैक ना पूछे हुए हो या फिर कितना मन सोना ले गया ये ना पूछा हुआ हो। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, महमूद गजनवी 17 टाइम्स अटैक बिटवीन 1001 टू 1027। सबसे बड़ी अटैक उसकी 1025 के गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पे की गई थी, जहां से 28,000 किलो सोना, अभी 1 किलो सोना का आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात है, और इतनी बड़ी तादाद में वो सोना लूट के ले गया था। ये साहब लूटते लूटते खुद ही लूट गए, भगवान को प्यारे हो गए। इसके बाद जिस व्यक्ति ने भारत पे आक्रमण करना शुरू किया उसका नाम था मोहम्मद गौरी। इस मोहम्मद गौरी ने 5 बार भारत पे अटैक किए, 5 टाइम्स। इस 5 बार में बेसिकली हमको ये नहीं जानना है कि 1175 से लेके 1194, जैसा मैंने बताया कि पहला जो कासिम का नाम बताया उसके बारे में बताया था 712, दूसरा जो मोहम्मद गजनवी का नाम बताया था उसमें बताया था कि 1001 से लेके 1027, और तीसरा जो मोहम्मद गौरी का बता रहा हूं जिसमें ये बता रहा हूं कि 5 टाइम्स उसने अटैक किए हैं, उसमें ये आपको बता रहा हूं कि इसका जो अटैक पीरियड रहा है 5 अटैक करने का, वो इन बिटवीन 1175 से लेके 1194 तक का रहा है। सारी बात आपको याद रखनी है। कहा जाता है कि इतिहास में कितना वर्ड्स याद रखें, कितने ईयर को याद रखें, कितने नामों को याद रखें, बट अगर एग्जामिनेशन में आपको सफलता और कॉन्फिडेंस चाहिए तो कम से कम जो मैं बता रहा हूं उसमें आपको सुर और ताल मिलाना पड़ेगा। एक साथ आप अगर पढ़ेंगे तो संभवतः कंफ्यूजन नहीं होगा और एलिमिनेट आसानी से आप अपने आंसर को अपने एग्जामिनेशन में करके सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद गौरी का, जिसने 1175 से लेके 1194 के बीच में 5 टाइम्स भारत पर अटैक किए हैं। इस 5 टाइम्स में 2 टाइम्स उसने क्या किया है ये छोड़ दें, इतिहास की बात है, इतिहास के पन्नों पे रहने दें, बट उसके आखिरी के दिनों में किया गया 3 अटैक, रेलवे हो, एसएससी हो या पीसीएस हो, ये तीनों एग्जाम्स के लिए एट पार इक्वली इंपॉर्टेंट है। 1175 से लेके 1194 के बीच में 119 में किया गया अटैक, जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध। ये तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान राजपूत शासक के बीच में लड़ा गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1191 की युद्ध, जिसे भारतीय इतिहास तराइन के पहले युद्ध के रूप में याद रखती है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी इतनी आसानी से बैठने वाला तो शासक था नहीं। उसने फिर से 1 साल के बाद भारत पर आक्रमण किए, और वो ईयर था ठीक 1 साल के बाद। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 1192 में ये अटैक किया गया होगा। 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, फिर से उसकी युद्ध उसी व्यक्ति के साथ हुई जिसने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हराया था। उस शासक का नाम था, उस राजपूताना शासक का नाम था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से गलती हुई और तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी के हाथ में चला गया। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह हार के आपके क्या हो चुके थे, तो लड़ाई से बाहर हो चुके थे। तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध कई बार आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बन चुका है, हमेशा याद रखें। 1191, 1192 रिस्पेक्टिव वॉर ऑफ तराइन फर्स्ट एंड तराइन 2 बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। एक में पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारा। लेकिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हारने के बाद यहां से गया नहीं, वो 1 साल और प्रतीक्षा करा, और 1194 में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मोहम्मद गौरी का जो पीरियड रहा भारत में 5 बार अटैक करने का, वो 1175 से लेके 1194 के बीच में रहा है। यही वो 1194 है जिसमें मोहम्मद गौरी का फिर से राजपूताना शासक जयचंद के साथ मुकाबला हुआ था, और इस वॉर को जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज
द वॉर ऑफ चंदावर। तो अभी तक सिर्फ 3 वार को आप जाने, हालांकि आने वाले दिनों में हम पानीपत के पहले युद्ध, पानीपत के दूसरे युद्ध को भी पढ़ेंगे, बट आज की क्लास आपकी सिर्फ 3 ही वार की इर्द गिर्द रहेगी, जिसमें तराइन का युद्ध पहला, तराइन का युद्ध दूसरा और चंदावर का युद्ध। तराइन का युद्ध पहला 1191, तराइन का युद्ध दूसरा 1192 और चंदावर का युद्ध 1194। इस तीनों में एक ओर मोहम्मद गौरी था और दूसरी ओर तराइन में पृथ्वीराज चौहान थे, जबकि चंदावर में आपके जय सिंह थे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. कब पढ़ रहा है? अंदर जा रहा है ना? यस। हाँ, तो संडे को Yes, थोड़ा सा, हाँ क्या हो गया? बोलो बोलो, तो कुछ बोल रहा था ना? चलिए, तो यहाँ पे चंदावर में जीत गया मोहम्मद गौरी। जीतने के बाद अपनी पूरी सत्ता उसने अपने एक गुलाम को सौंप दी। ध्यान से सुने, यहीं से शुरुआत होता है आपकी मिडावल हिस्ट्री की कहानी। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराने के बाद अपनी पूरी सत्ता एक गुलाम को सौंप दी। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये कहा गया है कि वो उसको बेचा गया था एक बाजार में, फिर उस बाजार में उसको मोहम्मद बिन कासिम ने परचेज किया था। वहां पे उसको लड़ाई वगैरह कैसे लड़ा जाए उसको सिखाया था। फिर वो मोहम्मद गौरी के सेना में शामिल हो गया था, एक तरह से उसका दास हो गया था, उसका स्लेव हो गया था। और इसी मोहम्मद गौरी ने अपने पूरी साम्राज्य का जो बागडोर था वो जिस व्यक्ति के हाथ में सौंपा, उस व्यक्ति का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका के मृत्यु के बाद, अब कहेंगे सर इसका आका कौन है, ये कौन सी बात आ गई? इसका आका वही है जो इसका गुरु होगा। गुरु कौन? इसका मालिक कौन? तो मोहम्मद गौरी कौन? जिसने 5 बार भारत पर अटैक किए 1175 से लेकर 1194 के बीच में, जिसमें तराइन का पहला, दूसरा और चंदावर का 1194 का युद्ध मैंने आपको बताया है। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में दिल्ली साम्राज्य की नींव रखी। फिर से बोल रहा हूं, यही आपकी मिडावल हिस्ट्री, पोस्ट मिडावल हिस्ट्री की शुरुआत है। दैट इज 1206, 1206 ईस्वी दिल्ली साम्राज्य का नींव रखा गया। जिस व्यक्ति ने इस दिल्ली साम्राज्य का नींव रखा उस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हम पहुंच चुके हैं आपके प्री दिल्ली एस्टैब्लिशमेंट से पहले के बाद पोस्ट दिल्ली एस्टैब्लिशमेंट पे। और इस दिल्ली वंश में बेसिकली 5 वंश हुए। दिल्ली साम्राज्य में बेसिकली 5 वंश हुए। एक वंश का फाउंडर वही था जो गुलाम था, इस कारण से उस वंश को ही हमने बोला कि हमारा गुलाम वंश है। दूसरे शब्दों में जिस वंश के नाम से गुलाम वंश जाना जाता है वो है मामलुक वंश। तो गुलाम बोले या मामलुक बोले, बोथ आर सेम, जिसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव 1206 ईस्वी में रखी थी। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार, नाम सुना है कि नहीं? आई होप कम से कम कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किले का तो नाम सुना होगा। Yes, ये sir. वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने दिल्ली मेहरौली में कुतुब मीनार को बनाने की नींव रखी। फिर से मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत की थी। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे आते हैं। क्वेश्चन पूछे आते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया, आंसर विल बी डिफरेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत किसने की, आंसर विल रिमेन ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत की। दिल्ली का पहला मस्जिद भी इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसका नाम मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। तो मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत, पहला मस्जिद दिल्ली में बनाया गया। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा,
ये भी आपके कुतुबुद्दीन नहीं बनाया था। इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि कुतुब मीनार बहुत ज्यादा क्या था, दानी था। इस कारण से इसने जिस टाइटल को लिया उस टाइटल का नाम था लाख बख्श। तो लाख बख्श की उपाधि किसने ली? पील बख्श की उपाधि, हाथी भी दान दे देता था तो हाथी को बेसिकली पील कहा गया, तो पील बख्श की उपाधि किसने ली? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करेंगे इस फैक्ट को जब हम लिखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली साम्राज्य के पहले वंश गुलाम वंश की नींव रखी, उसका कैपिटल उसने दिल्ली नहीं बनाया था। कई बार यहीं पे गलती होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल कहां थी? आंसर विल नॉट बी दिल्ली, आंसर विल बी लाहौर। मैं तो लगेगा अच्छा ठीक है, दिल्ली सल्तनत आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। इतनी बार मैं बोलूंगा कि आपको ऐसे ही मालूम चल जाए कुतुबुद्दीन क्या था, कहां से आया था। बट इसकी कैपिटल लाहौर थी, न कि दिल्ली। जैसे अभी हम पोलो खेलते हैं घोड़े पे चढ़ के, वैसे ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत बड़ा शौकीन था। और उस समय उस पोलो का जो प्राचीन नाम था, जो एंशिएंट नेम था, वो था चौगान। ये चौगान खेलते खेलते घोड़े से मरा और डायरेक्ट घोड़े गाड़ी पे पहुंच के ऊपर चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की इतिहास समाप्त हो गई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, 1206 ईस्वी में लाहौर उसकी कैपिटल, लाख बख्श या पील बख्श जैसी बड़ी उपाधि। और ये भी बोला इसने पहली मस्जिद को बनाया, दिल्ली में बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, अजमेर में बनाया, और कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत मात्र इसने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा गद्दी बैठा, उस बेटे का नाम था आराम शाह। इतिहास के पन्ने भी उसको बोलते हैं कि आराम करता था। तो आपको भी आराम शाह के आराम के अलावा कुछ भी बातें आपको याद नहीं करनी है। बट इसका जो बेटा गद्दी बैठा, वो बेटा आपका दिल्ली का पहला सुल्तान था। देखिए 2017 का एक पेपर था, एसएससी एलडीसी का पेपर था, पूछा गया कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। जनरली हमें ऐसा लगा कि दिल्ली का सुल्तान कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, क्योंकि पहला वही संस्थापक था। तमाम बच्चों ने कुतुबुद्दीन ऐबक पर टिक लगा दिया है, बट आंसर इज इल्तुतमिश। फिर से बोल रहा हूं, दिल्ली का संस्थापक मात्र कुतुबुद्दीन ऐबक था, बट दिल्ली का पहला सुल्तान जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, या सुल्तान की उपाधि किसने ली ये पूछा जाए, या फिर कुतुब मीनार को बनाने का श्रेय किसे जाता है ये पूछा जाए, इन तमाम का आंसर आपका इल्तुतमिश होगा। तो चलिए इल्तुतमिश के बारे में आपने ये जाना कि इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर। रियल फाउंडर हम उसी व्यक्ति को कहते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली किसी वंश में था। जैसे मौर्य वंश में अशोक का नाम आपने जाना, या फिर आपके गुप्त वंश में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का नाम आपने जाना है, वैसे ही दिल्ली सल्तनत के इस गुलाम वंश में इल्तुतमिश को हम रियल फाउंडर कहते हैं, क्योंकि आराम शाह तो आराम करते रहा और इसका बाप घोड़ा पे खेलते खेलते, चौगान खेलते खेलते 1210 ईस्वी में 9-2-11 हो गया। This Iltutmish was the real founder of Ghulam Vansh. Along with this, Iltutmish was taken the title of Sultan. Hence, सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान के नाम से भी हम इल्तुतमिश को ही याद रखेंगे। कुतुब मीनार को बनाने की पूरी तरह जो श्रेय है, क्योंकि फिनिशिंग जो वर्क था वो इल्तुतमिश नहीं किया था। वैसे भी आप जानते हैं कि जो पूरा भवन बनाया, रिबन जिसने काटा है साहब, उसी के हवाले पूरी की पूरी दास्तां होती है। तो इल्तुतमिश वही रिबन काटने वाला व्यक्ति था कुतुब मीनार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इस इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे। एक सिक्का चांदी का था, दूसरा सिक्का तांबे का था। और इस दोनों सिक्के का नाम आपसे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने कितने सिक्के चलाए। आंसर इज 2। कौन कौन सिक्के था? तो एक का नाम था जीतल जो चांदी का हुआ करता था, दूसरे का नाम था टंका जो तांबे का हुआ करता था। इतनी बात आप अगर इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास की पहली मुसलमान शासिका आपके गद्दी पर बैठी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। कुछ लोग तो सो गए होंगे, इतिहास पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे। अरे खुला हुआ सर, जागे सर। कुछ लोग तो अच्छे सर भाषण दिए जा रहे हैं, अपने रंग में बहे जा रहे हैं, तो छोड़ो, हम लोग भी घूम रहे हैं। जागे, रजिया सुल्तान बैठ गई सर। ओके, जागो ग्राहक जागो, ये वही आपका, आपके लिए कहते हैं ना
कि रामबाण है। इन चीजों पे आप अगर आत्म मंथन करते हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीजें अगर याद हो गई, दुनिया की कोई ताकत आपको एसएससी या पीसीएस या फिर रेलवे के जीएस को आसानी से सॉल्व करने से रोक नहीं सकती है। बट इस रफ्तार में आपको याद होनी चाहिए, कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तभी होगा जब मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ आप डिस्कशन करेंगे। एक बार सर ने पढ़ा दिया है, उसको आप इतिहास के पन्नों में ही रख देंगे, फिर वो इतिहास ही रह जाएगा। इस कारण से माय फ्रेंड्स, रिवीजन एंड डिस्कशन इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी क्लास को आप आगे अटेंड कीजिए, मेरी क्लास आपको आसानी से यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बट डिस्कशन एंड रिवीजन, बार बार मेरे क्लास में कहा जाता है, ये दो काम आप करते हैं, सफलता आपके कदमों पे रहेगी। मैं बात कर रहा हूं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान के बारे में पहली बात मैंने की है कि भारत की पहली मुसलमान शासिका ये रजिया सुल्तान थी। जनरली मुसलमानों में क्या था, तो पर्दा सिस्टम था। इस रजिया सुल्तान ने आते के बाद इस पर्दा सिस्टम को धो डाला, बोला कि ये पर्दा वर्दा कुछ नहीं होता है, हम डायरेक्ट आएंगे और लाल कपड़ा पहन के आएंगे। तो रेड जो ड्रेस है, बार बार पूछा गया रजिया सुल्तान कौन से कलर का ड्रेस पहन के अपने कोर्ट, अपने दरबार में आती थी। आंसर इज ऑलवेज रेड, क्योंकि रेड को जनरली उसने जस्टिस का सिंबल माना था कि न्याय का ये प्रतीक है। तो रेड ड्रेस पहन के आएंगे, पर्दा सिस्टम को हम नहीं फॉलो करेंगे, हम कुबा और कुलाह को फॉलो करेंगे। आप कहेंगे सर ये कुबा क्या है, तो कुबा को बेसिकली हम बोलते हैं ब्लेजर और कुलाह को हम बोलते हैं कैप। तो ब्लेजर और जो पगड़ी होता था वो उसको लगा के लाल, पूरी तरह लाल था, और जय हनुमान बन के वो अपने दरबार में आया करती थी रजिया सुल्तान। बाद में कुछ कारण से इसका डेथ हो गया। बेसिकली इसको खबर मिली कि इसके हस्बैंड को बंधक बना लिया गया है। गलत रिमर था। जब ये हस्बैंड को छुड़ाने के लिए जा रही थी तो लोगों ने बीच में ही कैथल में इसको 9-11 कर दिया, साफ कर दिया। उसके बाद गुलाम वंश के सबसे खूंखार शासक का जन्म हुआ, जिस खूंखार शासक का नाम था बलबन। अपने आप को जीले इल्लाह कहा, बोला कि मैं ही भगवान हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो जीले इल्लाह की उपाधि किसने ली? आंसर इज बलबन। गयासुद्दीन किसका नाम था? आंसर इज बलबन। उसने तो ये तक कह डाला कि आप जब मेरे कोर्ट में आते हो, वहीं से उस प्रथा की शुरुआत हुई जो अभी आप टेलीविजन पे देखते होंगे, लोग सलामी करते हुए आते थे और पीछे मुड़ के वापस नहीं जाते थे। जिस तरह सलामी आपको ऐसे ऐसे करके देखा है ना, ऐसे करके आते हैं और इसी पोज में उल्टे पांव वापस जाते थे। दिस वाज कॉल्ड सिजदा एंड फैबोस। पूछा जाए सिजदा मतलब झुक के आना, फैबोस उसी रफ्तार में वैसे ही उल्टे दौड़ना, न कि पीठ दिखा के वापस जाना, है ना। ये कहा जाता था बलबन के द्वारा कि अगर उनको कुछ बातें बतानी है तो आपको उनके पैर में गिरना पड़ेगा। तो ये बलबन था। जिल्ले इल्लाही जैसी बड़ी उपाधि उसने ली थी। और बलबन का काम, कुछ एक दो बात और है जो हम आपके बोर्ड पे शेयर करना चाहेंगे। बलबन का काम खत्म। गुलाम वंश अपने आखिरी के शासन काल में था, और आखिरी का शासक सिर्फ आखिरी के नाम से ही इंपॉर्टेंट है, वो है कैकुवाड़। इतनी बात हमारी आज की क्लास की फोकस क्लास पे रहेगी, जिसकी बात हम आगे चल के आपके बोर्ड पे करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 5 वंश हुए, जिसमें से एक वंश की बात मैं आज आपके साथ कर रहा हूं, वो है गुलाम वंश। इसके बाद जो आने वाली कोर्स ऑफ पीरियड में हमारी क्लास होगी वो खिलजी वंश पे होगी, फिर तुगलक वंश पे होगी, फिर सैयद वंश पे होगी और लोधी वंश पे होगी। तो ये 4 नाम आज हमारे पॉकेट में रहेंगे। बट नाम आप जान के सुने, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 5 वंश थे। एक का नाम गुलाम था, जिसकी पूरी बात मैंने आपके साथ की थी। हर एक व्यक्ति किसी न किसी का गुलाम था। दूसरा, आने वाले समय में हम उस मूवी को चलेंगे जिस मूवी को अभी हाल ही के दिनों में आपने पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के रूप में देखा है। उस वंश का नाम था खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। ये वही लोधी वंश है जिसके शासक इब्राहिम लोधी को बाबर के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध को भारतीय इतिहास पानीपत के पहले युद्ध 1526 ईस्वी के रूप में याद रखती है। 2 मिनट का विराम, पानी पी लें, हम डायरेक्ट बोर्ड पे लिखने और लिखाने की आपके साथ शुरुआत करेंगे।
यस, चले। कॉपी पेन है आप लोगों के पास, नोटपैड है? हाँ सर। यस सर। ओके, Yes, sir. चलें। क्या लिखेंगे हम? शुरुआत हम करेंगे कहां से? 3 अटैक हम देखेंगे। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे जहां तक आपको दिखता है आप लिखते चलें। मोहम्मद बिन कासिम। सर लेफ्ट साइड का बाहर जा रहा है। डन। मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा मोहम्मद महमूद गजनवी। कासिम, गजनवी, और तीसरा मोहम्मद गौरी। लिखते चलो फटाफट। सेकेंड वॉर ऑफ तराइन इन 1992, इसके बीच वर्सेस सेम पृथ्वीराज चौहान। क्या लिखा? इसमें पृथ्वीराज चौहान पर टिक किया, इसमें पृथ्वीराज चौहान पर क्रॉस किया। आप लिख लें लॉस्ट द बैटल। और आखिरी में हम लिखेंगे 1194 वॉर ऑफ, दिख रहा है, वॉर ऑफ चंदावर। वॉर ऑफ चंदावर किसके भी? जयचंद। जहां जहां टिक किया है जिसके नाम के ऊपर, इसका मतलब वो उस लड़ाई को हार चुका है। ये बातें आप लिखें। मैंने ये बातें आपको बताई कि 3 बार आपके अटैक हुए हैं 1200 ईस्वी से पहले। उसमें से एक नाम है मोहम्मद बिन कासिम का, दूसरा नाम महमूद गजनवी का, और तीसरा नाम मोहम्मद गौरी का। एक बार मोहम्मद कासिम ने अटैक किया था, वो अटैक 712 ईस्वी में किया गया। मोहम्मद गजनवी ने 17 टाइम्स भारत पे 1001 से लेके 1027 के बीच में अटैक किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अटैक 1025 में सोमनाथ मंदिर को पे किया गया था, जिसमें 28,000 किलो जो गोल्ड है वो आपका लूटा गया था। और तीसरा 5 टाइम्स अटैक करने वाला मोहम्मद गौरी था,
जिसने 1175 से लेके 1194 के बीच में 5 बार अटैक किए हैं, जिसमें 1191 घटना वॉर ऑफ तराइन फर्स्ट, दूसरा वॉर ऑफ तराइन सेकेंड और 1194 का वॉर ऑफ चंदावर बिटवीन जयचंद को हम याद रखते हैं। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीता था, तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हारा, और चंदावर का जो 1194 वाला युद्ध हुआ था वो आपका हार गया था और राजपूताना शासक जयचंद। इतनी बार लिखें, मेरे से पूछें। और जब हो जाए तो कोई बोलो डन सर। हो गया सर। हटाओ। सर और लास्ट का कौन सा है 1194 का? वॉर 1194 का वॉर ऑफ चंदावर, CHANDA, चंदा, और उसमें वॉर लगा दीजिए, चंदा के साथ वॉर किया गया था, तो पूरे नाम को हम चंदावर के नाम से याद रखते हैं। जयचंद के साथ किया गया था, जयचंद साहब हार गए थे इसमें। 17 बार भारत पे आक्रमण करना इतनी आसान बात नहीं है। लोग यहाँ एक बार हार जाते हैं कि एक बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ बैंक में या SSC में या रेलवे में, तो दूसरी बार देना है, और दूसरी बार अगर नहीं हुआ तब तो लगता है कि यार इससे अच्छा फांसी लगा लें, है ना। तो यहाँ से पेशेंस आपको मालूम चलेगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। सीधी सी बात समझें, या तो पेशेंस रखिए या फिर प्राइवेट जॉब आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 1 साल में सफलता आपको नहीं मिलेगी, बट अलग अलग टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनको सफलता जल्दी मिलती है, कुछ मीडिएटर रहते हैं, थोड़ा सा टाइम उनको लगता है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी अगर आपके पास है, डेडिकेशन आपके पास है और कंटिन्यूअस आपने वर्क किया है, सफलता ना मिले इसका पॉसिबिलिटी संभवतः मुझे तो नहीं दिखता है। पहुंच गए हम कहां पे? तो दिल्ली डायनेस्टी में। दिल्ली डायनेस्टी में कितने वंश हुए हैं अभी तक? तो देयर आर बेसिकली 5 छोटे छोटे वंश, 1 2 3 4 और 5। पहला वंश का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? गुलाम। गुलाम या फिर मामलुक, या फिर चूंकि दास था इसका आंसर हमने बोला स्लेव डायनेस्टी। दूसरा इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे बड़े नाम का खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कहते हैं तुगलक मत बनो, क्यों नहीं बनो बताऊंगा मैं जब तुगलक वंश पे चलूंगा, क्योंकि जितने भी डिसीजन इसने लिए वो सब एक के बाद एक फेल हो गए। तो तुगलकी फरमान मत जारी करो, तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी, छोटा वंश था, संभवतः एक ही बात इसके लिए काफी है। और आखिरी में लोदी डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, आगरा का एस्टैब्लिशमेंट, पानीपत का युद्ध पहला, ये सब बड़े नाम है। तो 5 वंश आपके दिल्ली डायनेस्टी के अंदर हुए हैं। इसका ईयर आप जाने कि गुलाम वंश का एस्टैब्लिशमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1206 से लेके 1290 तक ये युद्ध वंश चलता रहा। दूसरा खिलजी कब से चलेगा? तो जब से उसका आखिरी होगा। कब? तो 1290 से लेके 1320 तक चलता रहा। अब तुगलक कब से शुरू होगा? तो 13। कहने का मतलब ये अगर याद है तो दूसरे का ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसका से एक एक आपको याद करना पड़ेगा कि 90 के बाद 30, फिर 30 के बाद कितना? 1414, फिर नेक्स्ट क्या? तो 1414 से शुरू होगा और 1450 पे पहुंच जाएगा। और आखिरी कब? तो 1450 से लेके जब तक हमने मुगल वंश का नींव नहीं रख दिया था वहां तक वो चलता रहेगा। 1526, क्योंकि यही पानीपत का डेट था आपका, 1526 तक आपका चलता रहेगा। इस ईयर को आप लिख लें। दिल्ली डायनेस्टी के ये 5 वंश है,
इस पांचों पर हम बारी बारी से आपके साथ बात करेंगे। आज हम बेसिकली गुलाम वंश के साथ आपके साथ बात करेंगे। तो लिखे इन 5 वंशों का नाम, गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश हम कहते हैं। तो दास को हमने स्लैब लिखा है, बट दास आप याद रखें, अगर हिंदी में आप पेपर दे रहे हैं तो दास वंश भी हो सकता है, आपसे पूछ दिया जाए कि दास वंश का गुलाम के बाद क्या लिखा है सर? गुलाम के बाद मामलुक, MAMLUK, मामलुक। मामलुक क्या होता है कि स्वतंत्र माता पिता के बच्चे का वंश। मामलुक या फिर स्लैब या फिर दास वंश 1206 से लेके 1290 तक। हटाओ इसे। यस सर। 1 मिनट सर। यस यस यस, जिनका नहीं हो बोलो, आराम से बोलो कि सर नहीं हुआ है, 1 मिनट होल्ड करो। जिनकी पुरानी क्लास छूट गई हो, बाद में ज्वाइन किया है, वो हर एक क्लास या तो आपके क्लास के यूट्यूब पे है या फिर लर्न बियॉन्ड की जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी आपको प्ले लिस्ट में आपको क्रमबद्ध मिलेगी। दोनों में से दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। हटाओ। हाँ सर। आपके किसी फ्रेंड का जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक्सपीरियंस के बाद की जो एग्जामिनेशन थी उसमें सिलेक्शन हुआ है? कोई ऐसे हैं स्टूडेंट जिनका 3 दिन पहले अपने किसी मित्र का स्टेट बैंक में सिलेक्शन हुआ हो? नो। चलिए, कौन से वंश की हम बात करें? ठीक है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। गुलाम डायनेस्टी। इस गुलाम डायनेस्टी में सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम राजाओं के नाम जान लें कि कौन कौन से राजा हुए, और उसके बाद राजा के द्वारा जो किए गए इंपॉर्टेंट काम थे वो हम जान लेंगे। तो पहले किसका नाम लिखूं? पहला नाम किसका लिखूं? मोहम्मद गौरी का लिखूं या चंद्रगुप्त मौर्य का लिखूं या कौटिल्य का लिखूं? किसका लिखूं? कुतुबवार। कुतुबवार ये सोमवार को मोहम्मद हो गौरी। चुका था, लेकिन कुतुबवार कौन सा है मैडम? क्या लिखूं? गौरी। मोहम्मद गौरी लिखूं? वेरी गुड। और किसी का कोई आंसर? गुलाम वंश में पहला नाम कासिम। किसका लिखूं? मोहम्मद गजनवी का लिखूं, मोहम्मद कासिम। कासिम का लिखूं या मोहम्मद गौरी का लिखूं या चंद्रगुप्त मौर्य का लिखूं या भगवान कासिम बुद्ध? कासिम। मोहम्मद कासिम का लिखूं। मेरा कभी कभी इच्छा करता है, इस रूम में फैन चल रहा है, क्यों ना फांसी लगा लिया जाए। इतना जोर जोर से चिल्लाने के बाद, स्पष्ट तरीके से बोलने के बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक पे पहुंचे थे, फिर भी आंसर मोहम्मद गौरी और मोहम्मद कासिम और गजनवी के बीच में अगर लटकता रहा। अरे ये सब आक्रमणकारी थे, ये सब भारत में तो रहे ही नहीं ना। आक्रमण किया, उठाया, चल दिया, काम खत्म हो गया। तो एस्टैब्लिशमेंट किसका करेगा भाई? हाँ सर, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? क्या हो गया भाई आवाज को? आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। आ रही है? आवाज तो दिख रहा है मेरे को, ठीक है, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। मैडम थोड़ा सा देखो, आपकी नेट की कुछ इशू होगी, तो अगर नहीं आ रही है फिर भी तो बताओ मेरे को। अभी आ रही है। किसका नाम लिखूं? रजिया सुल्तान ना? कुतुबुद्दीन ऐबक। Yes. कुतुबुद्दीन ऐबक याद रहेगा हमेशा। उसके बाद उसका बेटा का नाम क्या था भाई? किसी को याद है? आलम शाह। आराम, सिर्फ आराम करते रहा, उसी से काम छोड़ दो। आराम शाह। उसके बाद रियल फाउंडर आया था, कौन था वो? सुल्तान। रजिया सुल्तान। अरे दादा ऐसा नहीं रे, इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश। याद रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक,
आराम सा इल्तुतमिश। उसके बाद रिस्पेक्टिव चूंकि हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको नाम नहीं बताया था, वो नाम था किसी काम का नहीं था, बट क्रोनोलॉजी में हम जान रहे हैं रुकनुद्दीन फिरोज। ये हमने आपको बताया नहीं था, इसका एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि आप इसको आंसर बता सकते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद एक और आई, कौन आई थी वो लाल कपड़ा पहन के? रजिया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। बोलिए बोलिए, आप लोग बोलते नहीं है, जिनके माइक ऑफ रहते हैं जब मैं पूछता हूं तो डिस्कशन कीजिए, बोलिए, भले ही रिपीटेशन होगा बट बोलिए, बोलने का मौका मिलेगा तो आपको लगेगा कि आगे भी हम बोल सकते हैं। माइक ऑफ करके सिर्फ गुड लिसनर नहीं बनने का, गुड स्पीकर भी बनने का। रजिया सुल्तान। उसके बाद क्या नाम, आप ही बताएं कुछ अगर याद हो तो। आखिरी शासक का भी नाम बताया मैंने, कौन था? बलवंत। बलवंत। बलवंत जिलेलाही। वेरी गुड वेरी गुड। इतना अगर याद है बलवंत, तो उसका नाम था बेसिकली गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बलवंत। उसके बाद एक और था, उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। सिर्फ वो अच्छी राइटिंग थी उसकी, जैसे मेरी बहुत खराब राइटिंग है ना, तो उसकी मेरे से जस्ट रिवर्स राइटिंग थी। आज तो मैं बहुत ढंग से लिख रहा हूँ, नहीं तो कभी कभी मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो देखता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या लिखा है मुझे खुद नहीं समझ में आता है। तो चलो कोई बात नहीं। नसरुद्दीन महमूद, ये सिर्फ कुरान जो होते थे, कुरान उसका सिर्फ नकल करता था, लेकिन राइटिंग इसकी अच्छी थी, इस कारण से इसको हम याद रखते हैं। और आखिरी शासक, देखिए पहला और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, QUA कैकू, WAD कैकुवाड। ठीक है, कुमारगुप्त थर्ड, गुप्त वंश का आखिरी था। मौर्य कौन था भाई? मौर्य का जल्दी 5 सेकंड में जो आंसर देगा। मौर्य डायनेस्टी, मौर्य का मौर्य फाउंडर। डायनेस्टी का आखिरी रूलर। बृहदत्त। क्या बात है, क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश, वेरी गुड गुड। कैकुवाड लिखें, ये रिस्पेक्टिव पर रूलर लिखें, फिर हम 1 बाय 1 करके कुतुब मीनार भी बनवाएंगे, लाहौर में एस्टैब्लिशमेंट भी करेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाएंगे, कुआवत उल इस्लाम जैसा मस्जिद भी बनाएंगे, लाख बख्श की उपाधि भी लेंगे, कुरान खा की उपाधि लेंगे, मलिक की उपाधि लेंगे, पीर बख्श की उपाधि लेंगे, चौगान खेलेंगे। ये पहले 8 नाम लिख लें। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश। पढ़ना हमें जिसके बारे में है वो शासक आपका, यहाँ पे मैंने टिक लगाया है। इन 4 शासकों के बारे में हमें पढ़ना है, बाकी शासक आपके एलिमिनेशन के लिए आसान होंगे। पूछा जाएगा कि ये कौन से वंश का है, उस समय आप आसानी से टिक मार्क कर सकते हैं कि कैकुवाड गुलाम वंश का आखिरी है। आराम से आराम करते रहा, लेकिन है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा। डन, फटाफट बताने का, यस और नो? डन। बताऊं? बाकी है कि बाकी है, चलो लिखो लिखो। जिनकी पहली क्लास है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। Yes. जिनकी लास्ट क्लास भी पहली क्लास थी, आपको मैंने बोला था लास्ट क्लास वाले कि आपको संभवतः इस क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो आज की क्लास में समझ में आएगा। तो आई होप कि वो कमिटमेंट भी यहाँ पे पूरा हो रहा होगा जिनकी लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास थी। क्योंकि एक क्लास लग जाता है कि सर बोलते क्या है, वही समझने में एक क्लास लग जाता है। ये बोलते क्या है, करते क्या है, पढ़ाते कैसा है और पढ़ाते क्या है। कुछ लोग तो एक क्लास से टेस्ट करते हैं कि सर पढ़ाते कैसा है, पढ़ा पाते हैं या नहीं, उसमें टेस्ट में चला जाता है। ये टेस्ट मत रखो। जितने दिन आप, जितने महीने आपको पढ़ते और जुड़ते नहीं हुए हैं, उतने साल से बड़ा एक्सपीरियंस, ये 12 साल 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है टीचिंग का। तो डोंट ट्राई टू जज। सिर्फ जितनी बात मैं कहता हूँ, जितना आपको गाइडेंस करता हूँ, सिर्फ उस पथ पे चले,
सफलता आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर बस आपकी क्लास को हम अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब मेरा सिलेक्शन 1.5 साल के बाद हुआ तो मैं तो ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कम से कम 1.5 साल से पहले होना चाहिए। उसके लिए तो काम आपको वैसा करना पड़ेगा जैसा मैं बताऊंगा। अरे सर, हुआ कि काम- नहीं है, या फिर इसमें भी पंचवर्षीय योजना लगा दोगे? हो गया। हाँ तो बोलो ना, नहीं तो इसमें भी चल रहा है पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन। अभी ये जान लेंगे हालांकि प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, लेकिन चल रहा है। ये 8 नाम लिखने में कितने मिनट जाएंगे भाई? 1 मिनट काफी है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको नीति का फुल फॉर्म मालूम हो? प्लानिंग कमीशन को 2015 1 जनवरी को बंद करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट किया। इस नीति का फुल फॉर्म क्या है NITI का? अरे कोई गूगल कर रहा होगा पक्का। क्या है? किसी को नहीं मालूम? That is National Institution for Transforming India। मैंने नाम लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। पहली बात क्या लिखूं? तो पहली बात लिखूंगा फाउंडर ऑफ। क्या लिखूं? फाउंडर ऑफ? दिल्ली। फाउंडर ऑफ दिल्ली नहीं, फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। यस, गुलाम, क्योंकि दिल्ली के अंदर आए थे ना वो वंश, तो हम दिल्ली नहीं लिख सकते हैं। फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। कब किया था फाउंडर भाई? कब किया था गुलाम वंश का एस्टैब्लिशमेंट? 1206। 1206। ये एक स्लैव था। किसका? ये एक नौकर था, ये एक दास था। किसका? कुणाल सरकार। किसका नौकर था ये? गौरी। स्लैव ऑफ मोहम्मद गौरी। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसने टाइटल लिया। टाइटल मतलब कहते हैं कि दूसरे हम किस नाम से इसको जानते हैं। तो एक था लाखों चुकी दान देता था, इस कारण से लोगों ने ही इसको टाइटल दिया लाख बक्स। लाखों की जो धन है उसको दान में देने के लिए लाख बक्स की उपाधि या फिर पील बक्स की उपाधि। हाथी भी दान देता था। अभी तो एक कुत्ता अगर आप घर में पाल रहे हैं कितना टफ हो जाता है वो आप देखें। उसके बाद लाख बक्स हो या पील बक्स हो या फिर मल्लिक, क्योंकि ये मल्लिक की भी टाइटल इसने लिया था। और संभवतः एक और टाइटल लिया था, वो टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यस, कुरान की, कुरान का बहुत अच्छा पाठ करता था ये, कुरान खां का। तो 4 टाइटल इसने लिया था, लाख बक्स की, पील बक्स की, मल्लिक की एंड कुरान खां की। तो चारों लिखे आप। कैपिटल इसने बनवाया था कहां पे? दादर ना? लाहौर। कैपिटल लाहौर। हाँ चलो, कम से कम थोड़ी सी तो याद है, ऐसा नहीं गजनी की तरफ भूल गए। कैपिटल लाहौर। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के कहाँ पे है? मिलोरी। मेहरौली। दिल्ली के मेहरौली में है। यहां पे मैं स्पष्ट लिखता हूं, स्पष्ट आप याद रखेंगे। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसका? लाल किला ना? started construction of Qutub Minar at Mehrauli, Delhi. दूसरा, first mosque, पहला मस्जिद कहां पे? तो एडिलेड दिल्ली।
जैसे जामा मस्जिद भी है ना, जामा मस्जिद किसने बनवाया, वो हम मुगल वंश में चलेंगे, जब शाहजहां पे चलेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी आप जाने कि फर्स्ट मॉस्क्यू दिल्ली, उसका नाम क्या था, कुव्वत उल इस्लामी, इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम। और तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। अब इसको ऐसे नहीं कि इंग्लिश में आप कन्वर्ट करने लगिएगा, ये ऐसा ही है, 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां पे है, डोंबिवली में। किधर है, अजमेर। 3 चीजों का एस्टैब्लिशमेंट इसने किया। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, whereas first mosque in Delhi was established by Qutbuddin Aibak. The name of the mosque was Qutbul ul Islam, and the third he established in Ajmer, 2.5 दिन का झोपड़ा। और अंत में क्या जानेंगे आप, अंत में जानेंगे आप इसका डेथ हुआ, जन्म लिया है तो ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, डेथ हुआ। लेकिन डेथ, भारतीय इतिहास में सिर्फ 2 ही ऐसे शासक हुए जिसका डेथ कहीं ना कहीं से गिर के हुआ हो। अदरवाइज बहुत से शासक थे जिनका जो डेथ था वो लड़ाई के समय हो गया हो, या फिर किसी जो आपके डिजीज है उसके कारण हो गया हो। लेकिन 2 ही ऐसे शासक हैं, 2 ही ऐसे राजा है जिसका डेथ किसी न किसी जगह से गिर के हुआ है। उसमें से एक का नाम गुलाम वंश का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसका डेथ चौगान खेलते समय हुआ था 1210 में, घोड़े से गिरकर हुआ था। और दूसरा मुगल वंश में जब हम अकबर के बाप हुमायूं की बात करेंगे तो भी उसकी बात हम करेंगे कि उसने जो अपनी लाइब्रेरी बनवाई थी दीन पनाह, उसी के सीढ़ियों से गिर के लुढ़क गया था बेचारा। इतनी बात आप कुतुबुद्दीन ऐबक में लिखे हैं। फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी इन द ईयर 1206, he was a slave of Muhammad Ghori, took the title of Lakh Bucks, Peel Bucks, Malik and Quran Khan. Capital, he made his capital not Delhi but Lahore. And he started the construction of famous Qutub Minar in Mehrauli, Delhi, whereas the first mosque established by Qutbuddin Aibak only, the name of the mosque was Qutbul Islam, and third, he also constructed 2.5 दिन का झोपड़ा in Ajmer. He was died in 1210 while playing चौगान। चौगान के ब्रैकेट में अपने आप को समझाने के लिए आप उसका नाम, अभी का नाम क्या है, नाम क्या है उसका, नाम बताया था ना, पोलो। हाँ पोलो। अभी का नाम पोलो है, वो भूल जाता हूँ कितनी बार याद रखूं। तो अभी का नाम पोलो है, बट आपकी जो क्वेश्चन आएगी वो पोलो नहीं आएगी, बैडमिंटन नहीं आएगी, आएगा तो चौगान। सो मॉस्क का नाम क्या है? कुतुब, QWWAT, कुतुब, कुतुब उल ULQWWAT, कुतुब उल इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम। Qutbuddin Aibak, the founder of Ghulam Vansh. The Ghulam Vansh is one of the origin ones of Delhi Sultanate. क्योंकि दिल्ली उसके ओरिजिन में था, इस कारण से हमने नाम दिया गुलाम वंश का। दिल्ली वंश में 5 वंश हुए थे, गुलाम हो, खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो या लोदी हो रिस्पेक्टिवली। इसमें हम गुलाम की बात कर रहे हैं। हम संभवतः पहले शासक पे हैं जो कि फाउंडर था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206। अलग अलग उपाधियां, कैसे डेथ हुआ वो हमने बताया, क्या क्या इसने स्थापत्य कला जो आर्कियोलॉजिकल है उसमें क्या बनवाया वो बताया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली वाज नॉट द कैपिटल। हटाओ इसे, जनता क्या बोलती, हटाओ। यस सर। यस यस सर।
अभी हम आएंगे किस पे? अभी हम किस पे आएंगे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से ऊपर एक और शासक था आराम आराम करने वाला, आराम सा वो नाम था आराम शाह। तो आप सिर्फ लिख लीजिएगा आराम शाह। मैं आराम शाह के बाद की कहानियों में ज्यादा विश्वास कर रहा हूं। वो नाम है इल्तुतमिश। आराम शाह आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि रिस्पेक्टिव क्रोनोलॉजी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आना चाहिए। बट आराम शाह का कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो आपको मैं बताऊं। इस कारण से डायरेक्ट हमने इल्तुतमिश की बातें लिखी हैं। इल्तुतमिश में पहली बात आपको जो जानना है वो ये है कि देखिए कैसे जानते हुए भी एग्जामिनेशन में गलती होती है। वो सिर्फ इसी कारण से गलती होती है क्योंकि हमें एमसीक्यू बनाने का आदत नहीं है। अगर हम एमसीक्यू बनाएंगे तो बार बार ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एमसीक्यू में आपको दिखेगा। हु इज द रियल फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, हु इज द सुल्तान ऑफ गुलाम डायनेस्टी। तो वहां पे एक बार आपने गलती कर दी तो अपने एग्जामिनेशन में आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन हम करते क्या है, हम बेसिकली करते ही है कि एक बार हम पढ़ लेते हैं, जनरली शुरुआत रिसर्च से करते हैं या सागर से करते हैं। एक बार पढ़ लिया और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाकर लिखने की बात करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आपके पास मल्टीपल एमसीक्यू को सॉल्व करने की आदत होगी तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि रियल फाउंडर इल्तुतमिश था जबकि फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरी बात, फर्स्ट स्पष्ट लिख रहा हूं मैं, सुल्तान ऑफ गुलाम वंश। तीसरी बात मैं लिख रहा हूं, इसने टाइटल ली। कौन सी टाइटल थी भाई? जिस टाइटल के कारण इसे जाना ही गया ये सुल्तान साहब हैं। टाइटल ऑफ सुल्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल ना? कुतुब मीनार। अच्छा ओके ठीक है, चलो याद है तो अच्छी बात है। और ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। ताजमहल किसने बनवाया? ये आज तक आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, लेकिन ताजमहल शाहजहां ने किसके याद में बनवाया? वो मुमताज महल का दूसरा नाम आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप कहेंगे सर मुमताज महल तो हमें भी याद था, लेकिन मुमताज महल का दूसरा भी नाम है, ये पहली बार हम जान रहे थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले हम यहाँ याद रखते हैं कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। दूसरा, इसने 2 सिक्के लॉन्च किए थे, एक था डॉलर, दूसरा था पाउंड। चीतल वेरी गुड। जीतल, जीतल किस चीज का बना हुआ था? सिल्वर। सिल्वर। और दूसरा था गोल्ड। टंका, टंका किस तांबा। चीज का बना हुआ था? तो कॉपर। जीतल और टंका 2 कॉइन आपके इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इतनी बात इल्तुतमिश में काफी है। एक और बात आप याद कर लेंगे तो काफी है। वो बात है सुल्तान घड़ी। क्योंकि सुल्तान था, जितना भी बात सुल्तान के इर्द गिर्द घूमेगा वो सब इल्तुतमिश के साथ ही घूमेगा। तो सुल्तान घड़ी जो जगह है उसकी भी एस्टैब्लिशमेंट आपकी इल्तुतमिश नहीं की है। इतनी बात आपको इल्तुतमिश में याद रखनी है। मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और एक और बात, सॉरी यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, जिस कारण से इसको हमने बोला कि रियल फाउंडर है, वो ये था कि बोला कि लाहौर को बोला टाटा बाय बाय, अब हम बाद में मिलेंगे, हम दिल्ली के हैं तो दिल्ली में रहेंगे। दैट इज दिल्ली वाज हिज कैपिटल। जैसे कुतुब मीनार का कैपिटल था भाई, कुतुब मीनार कैपिटल किधर था? लाहौर। 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 तो कैपिटल को लाहौर से दिल्ली लाने वाला गुलाम वंश का कौन सा शासक होगा? बलबन होगा या रुकनुद्दीन फिरोज होगा या रजिया सुल्तान होगी? इल्तुतमिश। लिखें, he made his capital
दिल्ली, और ये भी आप लिख सकते हैं कि सर राउंड करके क्या लिखा है? हाँ, राउंड में क्या लिखा है दिल्ली के ऊपर? सुल्तानगढ़ी, यहाँ ना हाँ सर। सुल्तान तो उसका नाम ही था बेचारे का, और घड़ी GHARI, सुल्तानगढ़ी। बेसिकली गढ़ी हम बोलते हैं सुल्तानगढ़ी जगह को। दिल्ली में आप जाएंगे, सुल्तानगढ़ी एक जगह है, उसका भी जो निर्माण है वो इसी ने किया है। So real founder means real founder of Ghulam dynasty, no? रियल फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। लेकिन फाउंडर पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन साहब पूछा जाए। आपसे अगर पूछा जाएगा, जरा सोच के बताओ कि पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, आप आंसर क्या दीजिएगा? इल्तुतमिश। यस, वेरी गुड। कुतुब मीनार किसने बनवाया? ऐसा लगेगा कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दोनों के आगे आगे में कुतुब लिखा हुआ है। जब हम कुछ नहीं जानते हैं इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि पूछिए मत, और जो दिमाग लग जाता है, और ऑप्शन नंबर सी में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक दिख गया तो फिर सी और दिमाग का तो कोई लेखा जोखा ही नहीं, डायरेक्ट। जय गंगा माँ, आप मुझे बस इस बेड़ा पार को लगा दो, मैं SSC में पास कर जाऊंगी। 200 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। अरे लड्डू ये सब है, ये सब देखो लड्डू, ये है पेड़े, ये है काजू की बर्फी, कतली, ये सब खाओ। चले? यस सर। यस, सर बोलिए। सर अभी आपने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह हो गया, तो उसका शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो वही आएगा ना? तो अगर क्वेश्चन पूछा तो आप जब लिख रहे हैं, मैंने क्या बोला कि मैं लिख रहा हूँ इल्तुतमिश, बट आप अपने नोटपैड पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आपने इल्तुतमिश को लिखना शुरुआत किया है, उसके बीच में सिर्फ 2 नंबर लिख के आप आराम से लिख लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी मैंने ऑलरेडी आपको 8 लिखवा दिया है। लिखवाया कि नहीं क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी के बाद हम सिर्फ उस शासक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके काम इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमेशा क्रोनोलॉजी वही याद रखने का जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, फिर आराम शाह थे, फिर इल्तुतमिश था, फिर रजिया सुल्तान था, या रजिया सुल्तान से फिर रुकनुद्दीन फिरोज था, फिर रजिया सुल्तान आई थी, फिर नसरुद्दीन महमूद आया था, फिर बलबन आया था, और आखिरी में बेचारा बोला कि एक बाद हम भी आ जाते हैं जब ये लोग आ ही रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको वो हायरार्की लिखवा दिया है। हायरार्की उसी को आपको याद करना है। बट कैकुबाद से इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है, नसरुद्दीन महमूद से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आराम शाह से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं वो क्रोनोलॉजी में नहीं कर रहे हैं, वो हम इंपॉर्टेंट वर्क के आधार पे कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर। यस। और किसी के मन में कोई बोलिए। सर एक्चुअली मेरा नेट का इशू है, आपका वीडियो भी पोस्ट हो रहा है तो, और ऑडियो भी कट हो रहा था। मुझे ये बोलना था कि वो कुतुब मीनार किसने बनवाया? अभी आपने, वो मैडम ने भी कुछ आंसर किया था, फिर वो पोस्ट हो गया मेरा वीडियो। कुतुब मीनार किसने बनवाया, अगर सीधा सा ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में है, आंसर विल बी इल्तुतमिश। ओके क्लियर? ओके। जब तक आपके एग्जामिनेशन में ये इंडिकेट नहीं किया जाए कि कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत किसने की, आंसर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? मैंने स्पष्ट अपने बोर्ड पर लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक में, he started only the construction of कुतुब मीनार। क्लियर? कोई शक? नो। इसका आंसर बोलता हूं, सुनो। अगर जिनका एम SSC है या रेलवे है, मैं PCS लेवल पे अभी बात नहीं कर रहा हूं। देखिए PCS अगर MPSC तक की अगर आपकी एम है तो आप अमेजन पे जाइएगा या फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, ल्यूसेंट का MCQ परचेज कीजिए, 300-350 रुपए की बुक है। सिर्फ वहां पे टाइप कीजिए MCQ ऑफ ल्यूसेंट ऑफ जनरल स्टडी, आपको वो बुक आपको दिखेगा। बड़ी मोटी बुक है, ब्लू कलर का उसका कवर पेज है, उसमें सिर्फ MCQ है। और वो MCQ भी ऐसा है कि 2019 तक जितने भी आपके SSC के एग्जाम हुए हैं या रेलवे के एग्जाम हुए हैं, वो क्वेश्चन
और वहां पे लिखा भी हुआ है एसएससी सीजीएल 2018 रेलवे आपकी कोयम्बटूर 2018। तो ऐसा वो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, उसके नीचे कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया वो भी है, 4 चॉइस भी है और नेक्स्ट पेज पे आपके आंसर हैं। तो इन वैसे मैंने पढ़ा दिया, दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिया, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। दिल्ली सल्तनत अगर पढ़ा दिया तो दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ हर एक एमसीक्यू उस बुक का आपको अगर सॉल्व होगा तो आप समझे कि आप सही ढंग से जा रहे हैं। अदरवाइज मैं जो इतिहास पढ़ा रहा हूँ ये आप 2 महीना अगर नहीं पढ़िएगा ये फिर से वही हो जाएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। इस कारण से मैं बोलता हूँ एमसीक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू आप पढ़िएगा ना, बहुत तरीके से उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक बार आपने वहां पे गलती कर दिया, दोबारा संभवतः आप गलती नहीं करेंगे अगर सही ढंग से आप अपने इतिहास, ज्योग्राफी, जो भी इंडियन पॉलिटी है उसको जानते हैं। तो हम चलेंगे आगे और उस लेडी पे हम पहुंचेंगे। सब बुक्स लिया था उसके, एमसीक्यूज की बुक नहीं लिया था। हाँ, लुसेंट की बुक लिया था। बुक नको दादा, काय सांगितले मी? ओके सर, समझा मी सर। सांगितले एमसीक्यू ऑफ जनरल स्टडी। बुक है तो अच्छी बात है, बुक से आप थ्योरी कवर कर सकते हैं, बट अनटिल कि आप एमसीक्यू से आप जब चॉइसेस आते हैं ना, वो चॉइसेस जो आपको कंफ्यूज करता है उस पे कमांड होना चाहिए। हम जानते हैं कि फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक बना, ये थ्योरी जब हमने पढ़ा तो पढ़ लिया, लेकिन अपनी क्लास की भी नोट है। हाँ, क्लास की नोट्स उस क्लास के आपकी जो क्लास के नोट्स है ना, उसका जो राइटर है वो आपके सामने खड़ा है अभी। यस सर, मालूम है। यस। हाँ, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि आप मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कब बोला कि मेरे ही नोट्स आप पढ़ो, कभी नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो लिखा हूँ वो तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको सामने सामने, बट हाँ आप पढ़ेंगे जिससे आपकी गलती करने की जो संभावना वो कम होगी। दैट इज इम्पोर्टेंट। फाइनल सिलेक्शन वुड बी योर अल्टीमेट गोल। यस सर, गॉट इट। चलेंगे हम रजिया सुल्तान की ओर, और रजिया सुल्तान में हम सर एक पूछना था, सॉरी यार, बट ये क्वेश्चन है मेरा, पूछूं? तो पूछो। ओके सर, मैं ये बोल रही थी आप जो ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ा मैडम आवाज नहीं आ रही है? टाइम कर रही हूँ ना सर, आपका वीडियो पोस्ट हो गया। हेलो, हाँ बोलो बोलो। मैं ये बोल रही थी कि ये जो मैं अभी आईबीपीएस का तैयारी कर रही हूँ, इसमें ये सब हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पूछते हैं क्या? लाइक ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। वो बताओ क्या ये बैंक प्रिपरेशन, बैंक गवर्नमेंट बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, आईबीपीएस के लिए, तो पूछ रही हूँ इसमें जनरल अवेयरनेस। एक मिनट थम्बा समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। इफ योर एम इज ओनली बैंक, इधर रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक और आईपीएस और नाबार्ड और आरआरबी, जो मैं अभी के क्लास में आपसे पढ़ा रहा हूँ, इसमें से एक मार्क्स से क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में दूर दूर तक नहीं पूछे गए हैं, न पूछे जाएंगे। क्लियर? ओके। हाँ, दूसरी बात, जो मैं आपसे बैंक के लिए प्रयास कर रही हैं, तो इस क्लास को देखने का भी नहीं सुसाइडल हो जाएगा। वो लाइसोसोम की जो थैली होती है ना, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सुसाइडल थैली उसको हम बोलते हैं, वो हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सिर्फ बैंक आपका एम है तो आप इस क्लास में 5 बजे को ज्वाइन करो, 5 o'clock, जिसमें हम बैंक की बात करते हैं। ओके, इसके लिए मैंने पूछा। आपके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है और स्पेशल रेफरेंस विद बैंकिंग इंडस्ट्री लिखा हुआ है। तो जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग जो आपकी टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी है, उसकी बात आपकी नेक्स्ट क्लास है। ये सिर्फ एसएससी जनरल स्टडी की बात है, जो आपके बैंक का सिलेबस दूर दूर तक नहीं है। आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? ओके सर। यस। चलो रजिया सुल्तान पे। रजिया, हाँ, अरे बोलो बोलो, रजिया सुल्तान नहीं, आई नहीं, रही है। नहीं कुछ नहीं बोलो। नहीं अभी भी आपके मन में क्वेश्चन पूछिए। नहीं, मैं बोल रही थी फिर ये कंटिन्यू कर सकती, बिकॉज इसमें मेरा इंटरेस्ट है। मैं आप जो बता रहे कुछ नया पता चल रहा है ना, तो अटेंड कर सकती हूँ ना। का बाबा रामदेव भाषण दिए जा रहे हैं, सुनते रहने का कोई बात नहीं है ना, सिर्फ याद नहीं रखने का। हाँ, लेकिन अगर इस क्लास में नहीं, मैं नोट भी कर रही हूँ। ठीक है, चलो ओके। चले हम रजिया सुल्तान की ओर। इस रजिया सुल्तान में हमने आपको पहली बात बताया कि भारत की पहली मुसलमान महिला शासिका। दूसरी बात बताया कि पर्दा को इसने ऑफ किया था या ऑफ नहीं किया था? नहीं किया था। तो पर्दा सिस्टम को इसने नकार दिया था। इसने जिस नए टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया वो था कुबा एंड कुलाह। कुबा का मतलब है ब्लेजर एंड कुलाह का मतलब है पगड़ी या टोपी। तीसरी बात, इसने भी एक नया टाइटल लिया, वो टाइटल था
द क्वीन ऑफ जस्टिस, न्याय की रानी जैसा बड़ा नाम इसने अपने आप को लिया। चौथी बात, ये हमेशा दरबार में इको फ्रेंडली होके आती थी। इको फ्रेंडली का मतलब ग्रीन है, इको फ्रेंडली तो ग्रीन ही होता है, बट आंसर क्या आप मार्क कीजिएगा? अरे बाबा, रजिया सुल्तान अपने दरबार में कौन से कलर का ड्रेस पहन के आती थी? रेड 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 कलर, रेड रेड कलर। रेड। हाँ, तो ऐसा नहीं कि लाल। इको फ्रेंडली मैंने बोला तो बिल्कुल ग्रीन पे आप चले जाइए, है ना। और अंत में रजिया सुल्तान का डेथ हो गया। कैथल में कहा, कौन सा जगह पे इसकी डेथ हुई थी वो आपके एग्जाम से पूछा जाता है। तो कैथल हरियाणा में बेसिकली पड़ता है, तो कैथल में इसका अंत हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे रजिया सुल्तान। क्या लिखूं? फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर। दूसरी बात क्या लिखूं? शी इंट्रोड्यूस्ड, कौन सा टेक्नोलॉजी था वो जिसमें ये कहा गया? तो कुबा, QUBA, कुबा, एंड कुलाह, QALAH। याद कैसे रखें इसको? ब्लेजर के रूप में आप याद रखें, इसको कैप के रूप में आप याद रखें, है ना। तो ये कुबा ब्लेजर को हम कहते हैं और कुलाह कैप को हम कहते हैं। बट ये जो मैंने नीचे में लिखा है ये आपके एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कुबा एंड कुलाह क्या है, तो ब्लेजर एंड कैप है। किसने लिया? रजिया सुल्तान ने लिया। तीसरा, सी टुक द टाइटल ऑफ क्वीन ऑफ, न्याय की रानी, क्वीन ऑफ जस्टिस। चौथा, शी कम्स इनटू कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार, इन कौन सा ड्रेस? रेड ड्रेस, ऑलवेज डाइड इन कैथल। रजिया सुल्तान आपके बोर्ड पे है। कैथल जगह का नाम है? यस। से एक डाउट था, मतलब इल्तुतमिश फर्स्ट सुल्तान था मेल में और रजिया सुल्तान ये फर्स्ट फीमेल में थी, ऐसा? क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। तो जैसे आपने बोले थे कि फर्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश था, तो ये रजिया सुल्तान फीमेल में फर्स्ट सुल्तान थी, ऐसा? किसने मैंने लिखा है ऐसा? नहीं, मैं पूछ रहा, डाउट था। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि रजिया सुल्तान को फर्स्ट फीमेल रूलर, रूलर का मतलब क्या होता है? शासिका। हमने जितने भी वंश को देखे अभी तक, चाहे वो प्री मौर्य हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो गुप्त हो, चाहे वो पुष्यभूत, जितने भी वंश हमने देखे हैं उसमें से सब के सब राजा जो थे वो मेल थे। अच्छा, समझा। ये रजिया सुल्तान क्या थी? फीमेल। हाँ, यही हमने आपके बोर्ड पे लिखा है, फर्स्ट मुस्लिम फीमेल। मैंने वर्ड लिखा है फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर। अभी तक सब जो थे वो पुरुष थे, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक हमारा समाज था। जो जितने राजा थे, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, विक्रमादित्य हो, वो सब के सब पुरुष थे। बट ये महिला होते हुए भी इसने गुलाम वंश को आगे लेके गई, तो बड़ी बात है। इसका से इतिहास फर्स्ट फीमेल रूलर को याद रखता है। इसका नाम था रजिया सुल्तान, ना कि सुल्तान की टाइटल इसने लिया था। इसका टाइटल किस चीज के लिए? क्वीन ऑफ जस्टिस। जस्टिस।
आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? Yes, sir. Got your point. ओके, चलो हटाओ इसको। यस सर। ओके, अभी हम किसका नाम लिखेंगे बोर्ड पे भाई, बताओ जरा। Yes, sir. Done. अभी हम बोर्ड पे किसका नाम लिखेंगे? बलवान। बलवन, वेरी गुड। आप सभी लोगों के पास नोट्स है, क्लासरूम नोट्स? यस सर। Yes, sir. सबके नहीं पास सर। है? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। अभी हम चलेंगे आपके उस शासक पे जो शासक संभवतः दिल्ली सल्तनत में सबसे खूंखार शासक के रूप में था, उसका नाम था बलवन। इस बलवन में हमें क्या याद रखना है? एक तो इसका पूरा नाम याद रखना है, वो नाम था गयासुद्दीन बलवन, जो कि मैंने क्रोनोलॉजी में संभवतः आपको लिखाया है। दूसरा हमें ये याद रखना है, जैसे अभी नवरात्रि होता है तो 9 दिनों तक चलता है, वैसे ही इस शासक ने एक नए फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस इस गुलाम वंश में करने वाला वही था, क्योंकि बाकी तो सब तो मुसलमान शासक ही थे, बट जो फारस की यूनानी बातें हैं, पर्शियन बातें हैं, उसको इस बलवन ने इंट्रोड्यूस किया। तो पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करने वाला बलवन था। इस पर्शियन कल्चर में एक फेस्टिवल होता था, उसको हम कहते हैं नौरोज, है ना, NAVROJ। उसको हम ऐसे याद रखेंगे कि 9 दिनों तक, 9 रोज तक एक त्योहार था जिसको बलवन ने इंट्रोड्यूस किया है। तो 2 बातें आप जान गए, एक तो बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बलवन का पुराना नाम क्या था, तो गयासुद्दीन था। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कौन से गुलाम वंश के शासक ने पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, तो बलवन था। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि नौरोज जैसे फेस्टिवल की शुरुआत किसने की, तो आंसर आप बलवन देंगे। चौथा ये पूछा जा सकता है सिजदा और फैबोस, जो मैंने आपको बताया कि जो राजा थे उसको बिल्कुल सलाम करते हुए आना है और वैसे ही वापस जाना है प्रणाम करते हुए। तो ये एक नए कल्चर की शुरुआत आपके बलवन ने की। अपने आप को जिले लाह, जैसे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि, 3 बख्श की उपाधि, मलिक की उपाधि ली थी, सुल्तान की उपाधि आपके इस इल्तुतमिश ने ली थी, वैसे ही बलवन ने भी बोला कि मेरा अगर गुरु, मेरा अगर आका, मेरा बाबा, मेरा परदादा अगर टाइटल ले रहा है मैं भी टाइटल लूंगा। उसने हर एक से बढ़ के आगे जिल्ले-उल्लाही की उपाधि धारण की, मतलब मैं ही सर्वोच्च हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो जिल्ले-उल्लाही की उपाधि धारण की। और अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट, संभवतः मैं इल्तुतमिश में बताना आपको भूल गया, क्षमा चाहूंगा उसके लिए, बल्कि इल्तुतमिश में भी हम एक बात लिखेंगे और वो बात का रिपीटेशन आपके बलवन में होना चाहिए था। वो ये था कि इल्तुतमिश ने चालीसा हम बेसिक कहते हैं कि 40 इंपॉर्टेंट व्यक्ति का एक दल था जो राज्य का डिसीजन लेता था। कहते हैं ना कमिटी बना के राजा डिसीजन लेता है, तो चालीसा की शुरुआत आपके इल्तुतमिश ने की थी। ये चालीसा क्या था भाई? तो ये चालीसा था कि 40 तुर्क सामंतों का एक बल, क्योंकि सब तो तुर्क वाले थे, तुर्की वाले थे, तो ये 40 तुर्क लोगों का जो दल था, जो गुट था, जो कमिटी थी, जिसको हमने चालीसा नाम दिया, इसकी शुरुआत आपके रियल फाउंडर, आपके सुल्तान, आपके कुतुब मीनार को पूरी तरह बनवाने वाला इल्तुतमिश को जाता है। बलवन ने बोला कि इस चालीसा को खत्म करो, और इस चालीसा को खत्म करने के बाद उसने एक नए पोस्ट को जन्म दिया। उस पोस्ट का नाम था क्राउन। तो क्राउन की शुरुआत आपके बलवन ने की है और एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। और यही हमारे आज की क्लास की आखिरी स्टेटमेंट है कि बलवन की जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका नाम दीवाने अर्ज है। लिखेंगे हम आपके बोर्ड पे, क्या नाम लिखूं? गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन में पहली बात क्या है? पहली बात है इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन कल्चर। दूसरा इंट्रोड्यूस
नवरोज फेस्टिवल। तीसरा, एबॉलिस्ट चालीसा एंड ऑप्ट क्राउन। टाइटल, जीले इल्लाह। मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज। या सर मिलिट्री। हाँ, मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ए अर्ज। इंट्रोड्यूस सिजदा एंड फैबोस। सलामी ठोकते हुए आओ, सलामी ठोकते हुए जाओ। ये हैं आपके बलवंत। लिखें, गयासुद्दीन बलवन इंट्रोड्यूस पर्शियन कल्चर एंड नवरोज फेस्टिवल। एबॉलिस्ट चालीसा, जहां पे आप चालीसा लिखेंगे वहीं पे आप ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लीजिए, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, विच वॉज चालीसा के ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखिएगा जगह छोड़ के, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश एंड बलबन एबॉलिश चालीसा एंड ऑफ क्राउन। एक नई पोस्ट को अवधारणा, जैसे आज गवर्नर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वैसे ही उसने अपने हेड का नाम क्राउन रखा। टुक द टाइटल ऑफ जिले-इल्लाह, मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ए अर्ज एंड इंट्रोड्यूस सिजदा एंड फैबोस। जो हमने आपको बताया ये क्या है। सिजदा एंड फैबोस एक ही नाम है क्या? नहीं, अलग अलग है दादा, एक आने वाला एक जाने वाला। ओके सर। याद आया ना कैसे आने वाला? अकबर का देखते होगे तो अकबर को सलामी करते हुए आता है, और वैसे ही उल्टे पैर पीछे जाता है तो उल्टा पैर जाने वाला का फैबोस और आने वाला का सिजदा। डन? यस सर। बाकी की जनता? यस सर। और आखिरी रूलर आप अपने पन्नों पर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। लास्ट रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, आंसर इज नन अदर देन कैकू वॉज, जो हमने आपको क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी मेंशन करवा दिया है। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया क्या? चलता है ना 2 मिनट? यस सर। यस यस। तो इतनी बात आज के क्लास के लिए हमने लिखवाया है। नेक्स्ट क्लास संभवतः आप इन चीजों को पढ़ के आइए, हम इसके बाद खिलजी वंश पे आपके साथ चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जिनका बैंकिंग का कोर्स है वो 5 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मेरे से 1 मिनट के अंदर पूछ लो, क्योंकि संभवतः टाइम एक्सीड हो गया है, बट फिर भी टॉपिक हमारे पास आधा अधूरा नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर 10 मिनट मैंने एक्सीड किया आप लोगों के साथ। किसी के पास कोई क्वेश्चन? सर वो लूसेंट जीके का बोलो एसएससी वाले रेफर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। ओके, थैंक यू। सर जीए के लिए भी कोई ऐसी बुक है? जीए के लिए जीए वाले क्लास में। और किसी के पास? सर वो थोड़ा लास्ट का लिखना है। ओके, आप लिखिए। बाकी किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो मेरे से। नो? सर एक बार पोर्शन के बाद पोर्शन का फिर से बताओ ना प्लीज। कौन सा पोर्शन पूछो? पोर्शन मतलब ये हिस्ट्री का भी आपने जो सिखाया है, तो एक कितने तक कहाँ तक है? ओके, पहली क्लास है आपकी? हाँ यस सर। ओके, हिस्ट्री में मैंने कितना बताया मैडम? 3 हिस्ट्री है, समझे यार?
तीन हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियावल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी हम जिस हिस्ट्री पे पढ़ रहे हैं, जिस हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं, वो आपकी मिडियावल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है। ठीक है, यस सर। हाँ एंशिएंट हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो रोटेशन वाले बैच में फिर से हम कवर करेंगे एंशिएंट को और मॉडर्न को। इसके बाद जो मिडियावल हिस्ट्री खत्म होगी तो फिर हम इंडियन पॉलिटी को देखेंगे, फिर ज्योग्राफी को देखेंगे, फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। मतलब अलग अलग हिस्ट्री का आपस में कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है। इस कारण से आप इसमें भ्रम में मत रहो कि आपका छूट गया हो। जो रोटेशन वाले आएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसमें हम देखते चलेंगे। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके, गुड बाय। बैच Bye, वाले sir. 5 o'clock। थैंक यू सर।